हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनोज हियर एंड आज हम जो बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। और इसमें हमें आप समझना है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये जब मैच्योर होने के बाद एंथर से रिलीज़ होंगे तो रिलीज़ होने के बाद से लेके जब तक ये स्टिग्मा पे डिपॉजिट नहीं हो जाते, ठीक है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन में क्या ये एक्टिव हैं, क्या ये कैपेबल है फर्टिलाइज करने के लिए, तो ये जो एक्टिविटी और कैपेबिलिटी है इनकी फर्टिलाइज करने की, इसी को कहा जाता है वायबिलिटी। और इसी टॉपिक को हम समझने वाले हैं। तो देखिए सर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वायबिलिटी, तो वायबिलिटी का मतलब क्या है। लेट्स से ये एक एंथर है और यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा तो ये एंथर रप्चर होगा और यहाँ से क्या रिलीज़ हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन्स इट वुड बी पॉसिबल कि ये किसी न किसी एजेंसीज़ की हेल्प से, देखिए यहाँ पे एजेंसीज़ का मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जो इस पॉलन ग्रेन्स को उड़ा के या अपने साथ बॉडी से चिपका के ले जाएंगे और लेके एट द एंड ऑफ द डे कहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, स्टिग्मा पे। तो ये स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन का डिपॉजिशन हो जाएगा तो इसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। और इसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसको यहाँ तक ले जाने के लिए कुछ एजेंसीज होती है, उसको भी हम बात कर लेते हैं लगे हाथ। जैसे देयर आर बायोटिक एजेंसीज एंड एबायोटिक एजेंसीज। अब समझिए यहाँ पे ये जो बायोटिक एजेंसीज हैं इट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एनिमल्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, बटरफ्लाइज, मोथ, एवरी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, अगर उनके थ्रू पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके लैंड हो रहा है तो वो बायोटिक एजेंसीज इन्वॉल्व है पॉलिनेशन में। अगर पॉलन ग्रेन विंड और वाटर के थ्रू लैंड होगा स्टिग्मा पे तो वहाँ जो एजेंसी पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो है वो कौन है, एबायोटिक एजेंट्स। इज इट क्लियर। अब सुनिए, मेन जो टॉपिक हमारा है वायबिलिटी। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आपने कोई आइसक्रीम परचेस की तो उस पर लिखा रहता है एक्सपायरी डेट। उसके बाद अगर आप वो आइसक्रीम खाते हैं तो हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, मतलब वो आइसक्रीम अब उसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई है। सेम वे में जब एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा तो दिस हैज़ इट्स ओन शेल्फ लाइफ। ये तब तक ही एक्टिव रहेगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। अगर उस विदिन द टाइम फ्रेम ये पॉलन ग्रेन डिपॉजिट्स हो गया स्टिग्मा पे तो फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, पॉलन ट्यूब जनरेट होगी और मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होके पूरा इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर ये सही टाइम पे नहीं पहुंच पाया और वायबिलिटी कम है तो फिर ये इनएक्टिव हो जाएगा और इट इज़ नॉट कैपेबल टू डू फर्टिलाइजेशन। तो बस इसी को क्या कहा जाता है, वायबिलिटी। अब यहाँ कुछ एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे हैं और मैंने देखा है कि बहुत बार वो एग्जाम्पल से सीधा क्वेश्चन हमें पूछ लिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, यू ऑल नो कि वी हैव व्हीट एंड राइस, ये दो सीरियल क्रॉप्स हैं और इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनकी वायबिलिटी बड़ी शॉर्ट होती है। मतलब ये जब एंथर से रिलीज होंगे तो रिलीज होने के बाद अगर विदिन 30 मिनट्स, मार्क माई वर्ड, विदिन 30 मिनट्स अगर ये रिलीज होने के 30 मिनट के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं फीमेल के स्टिग्मा वाले पार्ट पे, देन ओनली दे आर कैपेबल टू फर्टिलाइज दी फीमेल गैमेट। और इफ इट इज नॉट एबल देन दे आर नॉट कैपेबल टू फर्टिलाइज एट ऑल। तो याद रखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हीट और राइस दो सीरियल क्रॉप्स हैं, इनका जो पॉलन ग्रेन्स हैं एंथर के मैच्योर होने पे जब ये रिलीज होगा तो उसको अप टू 30 मिनट्स उसके अंदर अंदर स्टिग्मा पे लैंड होना होगा, तभी वो फर्टिलाइज कर पाएगा फीमेल को, अदरवाइज फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा बिकॉज इट्स लूजेस इट्स वायबिलिटी विदिन 30 मिनट्स। बड़ा शॉर्टर पीरियड होता है, ठीक है। तो यहाँ ये भी देखा है कि व्हीट और राइस जो है इस टाइप के जो शॉर्टर लाइफ जिनका होता है वायबिलिटी का, वो पॉलन ग्रेन्स बहुत लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो शॉर्ट पीरियड है उसको कॉम्पनसेट किया जा सके। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी बात, देयर आर फ्यू अदर स्पीशीज ऑफ प्लांट सच एज लेग्यूमिनोसी, द लेग्यूमिनोसी ग्रुप, वन मोर वी हैव विच इज़ कॉल्ड एज सोलेनेसी, ये जो आपके पटेटो वगैरह जो हैं, ठीक है।
लेग्यूमिनस और सोलेमेसी ग्रुप है, रोजोमेसी ग्रुप है, इनकी जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो जब इनके एंथर से निकलेगा एंड स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो इफ इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम देन इट्स ओके। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन की यहाँ के केस में जो वायबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। इट शुड बी इन द रेंज ऑफ फ्यू मंथ्स। ठीक है सर। तो कुछ महीनों तक ये पॉलन ग्रेन एक्टिव रहता है और उस दरमियान जब भी ये स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो ये आसानी से क्या कर पाएगा, पॉलिनेशन करके फर्टिलाइज कर पाएगा फीमेल को। इज़ इट क्लियर? तो ये बात याद रखनी है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वीट और राइस की वायबिलिटी बड़ी शॉर्ट होती है पॉलन ग्रेन की। वहीं अगर हम लेग्यूमिनोसा और सोलेनेसी की बात करें तो इनके पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी का जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग होता है। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि जितनी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनकी वायबिलिटी वेरिएबल है, मीन्स एक जैसी इक्वल नहीं है, किसी में ज़्यादा है समय, किसी में कम है। एंड ये जो लॉन्ग और शॉर्ट टर्म है वायबिलिटी का, इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, लेट्स से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स लाइक इन एन एरिया सर्टेन फैक्टर्स आर ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जैसे टेम्परेचर। आपके एरिया का टेम्परेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी। देन सेकेंड वी हैव द रीजन और एरियाज ह्यूमिडिटी, मतलब वाटर वेपर जो है वो एयर में कितना है, ठीक है, और उस एरिया की एयर का टेम्परेचर कितना है उस पे भी डिपेंड करता है आपके पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी शॉर्ट होगी या लॉन्ग होगी। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस दैट व्हाट वी एग्जैक्टली मीन बाय वायबिलिटी। तो वायबिलिटी इज अ काइंड ऑफ शेल्फ लाइफ ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब तक वो वायबल है स्टिग्मा पे लैंड करेगा और फर्टिलाइज करने में कैपेबल है। जैसे ही वो वायबिलिटी लूज कर लेगा इट शुड नॉट बी एबल टू डू फर्टिलाइजेशन एट ऑल। व्हीट राइस बड़ा शॉर्टर वायबिलिटी है विद इन 30 मिनट्स, वाइल लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी की हम बात करते हैं तो इट हैज़ अ वायबिलिटी पीरियड up to few months, and there are certain factors that are responsible like temperature and humidity, they also affect the viability of pollen grain. I hope you clear। आगे बढ़िए। देखिए सर, अगर आपसे ये कहा जाए कि pollen grains जो हैं उनको, let's say you are supposed to be a agricultural scientist and you want to preserve, protect and conserve the specific or particular type of plant species pollen grain for longer duration। आप एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के तौर पे अगर किसी प्लांट स्पीशीज के पॉलन ग्रेन को लंबे समय तक प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और कंजर्व करना चाहते हैं तो आप कुछ मेथड्स, कुछ मेथडोलॉजी, कुछ टेक्निक्स, टूल्स डेवलप करेंगे और उसी टूल्स, टेक्निक्स को कहा जाता है, वी कॉल इट क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहा जाएगा? क्रायोप्रिजर्वेशन। नाउ सी व्हाट वी मीन बाय क्रायोप्रिजर्वेशन। तो इट्स अ टेक्निक और अ टूल और अ मेथड थ्रू विच वी कैन प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द pollen grains for longer duration। उसकी वायबिलिटी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हम जिस टेक्निक से इनको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, उस मेथड को कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। अब इसमें क्या होता है सर? तो देखिए, क्रायो प्रिजर्वेशन में हमें ज़रूरत पड़ती है लिक्विड नाइट्रोजन की, पहला एस्पेक्ट। दूसरा, हमें टेम्परेचर मैनेज करना होगा -196 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, लेट्स से ये आपके पास इस एक तरीके का इक्विपमेंट है, इसके अंदर का टेम्परेचर जो है वो कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है दैट इज़ लिक्विड नाइट्रोजन। इसके अंदर आप पॉलन ग्रेन को लंबे, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और कंजर्व कर सकते हैं। तो एक ऐसी टेक्निक्स जिसमें हम लंबे समय तक पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्लियर? याद रखें, यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट पूछे हुए हैं। कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है एज अ केमिकल? तो लिक्विड नाइट्रोजन। क्या टेम्परेचर पे रखा जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए,
एक टॉपिक है जो मुझे कवर एक्चुअली पहले वाली क्लास में करना था बट रह गया था, तो यहाँ कर लेते हैं कवर। देखिए आप सभी को पता है वी हैव दिस, एक मिनट जस्ट होल्ड, ये हमारे पास है एंथर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि अंदर जो है ये वाला पार्ट, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सेक, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, दिस एंटायर रीजन इज कॉल्ड एज एंथर वॉल। क्या कहा जाता है इसे? एंथर वॉल। और ये कितनी लेयर से मिला है? 4 लेयर से मिलके बना है। द आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, द इनर मोस्ट इज कॉल्ड एज टेपेटम। और उसी के बारे में मुझे बताना है। देखिए जो टेपेटम होता है इट्स लाइक पिरामिडल इन शेप, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे एक्चुअली पॉलन ग्रेन जो है वो ग्रो करेगा। अब ये जब पॉलन ग्रेन ग्रो कर रहा है तो टेपेटम का रोल क्या है, या ये जो टेपेटल सेल है इसका रोल क्या है? तो याद रखें टेपेटल सेल्स जो होती हैं, सबसे पहली चीज दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। कैसी सेल है सर? दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। मतलब ये एक सेल है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। क्या होता है? एक न्यूक्लियस है, कैरियोकाइनेसिस होता रहता है विदाउट हैविंग सेल वॉल फॉर्मेशन। मतलब सिर्फ साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, और बहुत सारे न्यूक्लियस बनते जाते हैं, और इस तरीके से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बन जाती है। दूसरी बात क्या है? इट हैज़ अ थिक, और यू कैन कॉल इट हैविंग डेंस साइटोप्लाज्मा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें डेंस वे में साइटोप्लाज्मा भरा रहता है, जो कि नरिशमेंट के काम आता है। किसके? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स के। तो रिमेंबर द फंक्शंस ऑफ टेपेटम सेल्स अगर आपसे पूछा जाए तो यू जस्ट हैव टू राइट इट कि इट प्रोवाइड नरिशमेंट। क्या करेगा ये? इट गिव्स यू, जस्ट वेट, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ये इसका मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि टेपेटम सेल्स का रोल क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। किसको? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है सर। दूसरा रोल क्या है? दिस पर्टिकुलर सेल, टेपेटल सेल्स, प्रोड्यूस यूबिस्क बॉडीज। क्या प्रोड्यूस करेगा? यूबिस्क बॉडीज। एंड दिस यूबिस्क बॉडी इन टर्न responsible to formation of an chemical or enzyme, call it sporopollenin. And you all know that this sporopollenin is actually the outermost covering of pollen grain. याद करिए ये pollen grain की इंटाइन लेयर है, और इसके बाहर इस तरीके से एक डिसकंटिन्यूस लेयर हमें दिखती है जो कि एक पर्टिकुलर केमिकल से मिलके बनी होती है, और उसी का नाम है स्पोरोपोलेनिन। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है पॉलन ग्रेन की, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइन। और एक्साइन किससे बनी है? स्पोरोपोलेनिन से। और स्पोरोपोलेनिन को बनाने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? यूबिस्क बॉडीज। और यूबिस्क बॉडीज को किसने क्रिएट किया है? टेपेटल सेल ने। याद रखना है आपको ये सब डिटेल में, ठीक है सर। तो यहाँ पे टेपेटल सेल्स के रिगार्डिंग जो मुझे बात करनी थी वो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दी है। एक चीज़ और कवर कर लेते हैं। देखिए थर्ड थिंग, आप जब कभी चाइना रोज़ मतलब गुड़हल को, अगर उसके फ्लावर्स को आप टच करते हैं तो आपके फिंगर्स पे येलोइश पाउडर आ जाता है। येलोइश पाउडर या येलोइश पाउडर सब्सटेंसेस इज देयर, ठीक है। दिस येलोइश powdery substances, actually it is also produced by the tapetal cells. So you just have to remember these 2-3 things regarding the tapetal cells. This is the innermost cells of anther wall. It has a multinucleated cells, means having more than one nucleus. It has a thick and dense cytoplasm, and due to this it can be responsible for providing nourishment to the developing pollen grains. It also produces यूबिस्क bodies, and these in turn responsible for the formation of sporopollenin. याद रखिए स्पोरोपोलेनिन क्या है? इट्स एन कंपोजिशन ऑफ एक्साइन, ठीक है। और येलोइश पाउडर जो होता है जब हम पॉलन ग्रेन्स वगैरह को हाथ लगाते हैं तो वो जो येलोइश पाउडर आता है एक्चुअली इट इज़ ड्यू टू यूबिस्क बॉडी।